Hello everyone, welcome to Anthrobot Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic problems of tribal communities और एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का टॉपिक नंबर 6.2 है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम जो कि हैं लैंड एलिनेशन, पॉवर्टी, इंडेप्टेडनेस, लो लिटरेसी, पुअर एजुकेशनल फैसिलिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया के बारे में। तो ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में हमेशा से ही रिलेटिव आइसोलेशन में रहा है। रिलेटिव आइसोलेशन क्या होता है कि जो मेन पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन से हट करके ये लोग अपना सेटअप किए हुए हैं। इन्होंने अपना मैकेनिज़्म ऑफ सर्वाइवल को डेवलप किया है और इन्होंने अलग पैटर्न में अपना सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है। ड्यू टू द अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस से पहले या बाद में गवर्नमेंट ने इन आइसोलेशंस को ब्रेक करने की कोशिश किया हुआ है कि जो भी रिलेटिव आइसोलेशन क्रिएट हुआ है ट्राइबल्स का, जो मेन स्ट्रीम से हट करके इन्होंने अपने आप को सेटअप किया, जिसकी वजह से ये अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए हैं और इनको इन तमाम तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अगर हम कंपेयर करें मॉडर्न और वेस्टर्न सोसाइटी को विद द प्रिमिटिव सोसाइटी, तो जो स्मॉल स्केल सोसाइटी है इन्होंने ट्राइबल्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया हुआ है। अब ये प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? तो ये लैंड एलिनेशन की प्रॉब्लम है, इंडेप्टेडनेस की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, हेल्थ और न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, लिटरेसी और एजुकेशन की प्रॉब्लम है। तो आइए एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंड एलिनेशन की प्रॉब्लम क्या है। तो जो भी अनवारंटेड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड होता है कि कोई भी रिटन या फिर प्रॉपर लीगल तरीके से कोई भी लैंड का ट्रांसफ़र नहीं होता है फ्रॉम द ट्राइबल्स टू द नॉन ट्राइबल्स, जो है ये कहलाता है लैंड एलिनेशन ऑफ द ट्राइबल्स। अगर 1981 के सेंसस की बात करें तो इसके हिसाब से जो 33% ऑफ द ट्राइबल्स हैं वो लैंडलेस हैं। अब इस लैंड एलिनेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स को यूज़ किया जाता है। इसमें से है बेनामी ट्रांसफ़र, फ्रॉडुलेंट लैंड ग्रैबिंग, कोल्यूसिव डिक्री, मैरिज विद द ट्राइबल एक्सेट्रा। अब कोल्यूसिव डिक्री क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसी डिक्री होती है जो कि ऑब्टेन की जाती है थ्रू अ फ्रॉड और द मिस रिप्रेजेंटेशन, या हम ये कह सकते हैं कि ट्राइबल्स के बिना नॉलेज के उनका लैंड जो है ग्रैब कर लिया जाता है। तो ये होता है कोल्यूसिव डिक्री। अब इसके लिए बहुत सारे रीजंस भी हैं कि ये लैंड एलिनेशन होता क्यों है। तो जब भी ट्राइबल्स को मनी की नीड होती है तो इसके लिए वो मनी लेंडर से पैसे लेते हैं और वो बाद में चुका नहीं पाते हैं और मनी लेंडर जो हैं उनके लैंड को ग्रैब कर लेते हैं। तो इसके लिए जो मेन रीज़न है वो है लैक ऑफ इजी एंड द चीप इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम, कि गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके का इंस्टीट्यूशन क्रेडिट सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिसकी वजह से ट्राइब्स को जो है इजी और चीप लोन्स मिल सके। जो लैंड रिकॉर्ड है ट्राइबल्स का, उसका कोई भी वैलिड प्रूफ देखने को नहीं मिलता है और इसकी वजह से ट्राइब्स जो हैं वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि ये लैंड जो है उनसे बिलोंग करती हैं। और जो भी लीगल प्रोसीजर्स बनाए भी गए हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि जो ट्राइबल लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अब इसके वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? पॉवर्टी देखने को मिलता है, इंडेप्टेडनेस देखने को मिलती है, बॉन्डेड लेबर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसकी वजह से ट्राइबल मूवमेंट्स होते हैं और लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडेप्टेडनेस के बारे में। तो इसके लिए मेन कॉजेज़ क्या हैं? तो इसके लिए मेन कॉजेज़ ये है कि फॉर्मल क्रेडिट एजेंसीज़ का ना होना। फिर जो एंट्री होती है मिडिल मैन की या मनी लेंडर्स की, जो फॉर्मल क्रेडिट एजेंसी के ना होने पर ये लोग जो है ट्राइब्स को कैश प्रोवाइड कराते हैं, मनी प्रोवाइड कराते हैं और फिर उसके एवज़ में वो उनके लैंड को ग्रैब कर लेते हैं। फिर जो भी मैरिजेस हो रहे हैं उसमें उनका एक्सेसिव एक्सपेंसेस होना भी एक रीज़न है कि उनको डेप्ट में रख देता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? बॉन्डेड लेबर, लैंड एलिनेशन, सेल ऑफ गर्ल्स एंड प्रोस्टिट्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। एग्जांपल्स देखा जाए तो कोल्टा ट्राइब है जौनसार की, जो कि उत्तराखंड में एक जगह है। वहाँ पे ट्राइबल पीपल ने जो भी मिडिल मैन या मनी लेंडर्स हैं उनसे पैसे उधार में लिए और वो उनको चुका नहीं पाए, जिसकी वजह से वो आज तक भी बॉन्डेड लेबर की तरह काम करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो है वो पॉवर्टी। इसके कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। तो जो भी ट्राइबल का ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट था वो ख़त्म कर दिया गया। जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस था उसका एक्सेस जो है वो भी ख़त्म कर दिया गया,
जिसकी वजह से पॉवर्टी देखने को मिली। लैंड एलिनेशन भी एक इशू है। जो मिनिमम और फेयर वेजेस होना चाहिए वो भी ट्राइबल वेज अर्नर्स को डिनाई कर दिया गया कि उनको मिनिमम जो वेज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो उसकी वजह से ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हुए उन ट्राइबल एरियाज़ में, जैसे कि डैम या फिर कोई पावर प्लांट, और इसके वजह से ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। फिर इनकी जो एग्रीकल्चर है वो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। तो ये पॉवर्टी के रीजन्स हैं। अब पॉवर्टी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? तो यहाँ पे इंडेप्टेडनेस या फिर बॉन्डेड लेबर का इशू देखने को मिला, इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट का इशू देखने को मिला, हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिले। जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हाई इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखने को मिला ड्यू टू द पुअर एक्सेस टू द हेल्थ फैसिलिटीज़। तो अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ जब अवेलेबल नहीं रहेंगी तो यहाँ पे ये इश्यूज़ जो है वो देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट द बर्थ, वो बहुत ही कम है ट्राइब्स में। एग्जांपल देखें तो मुरिया मेल जो है उसकी जो एवरेज लाइफ है वो है 37 ईयर्स, और जो मुरिया फीमेल है उसकी एवरेज लाइफ है वो है 40 ईयर्स। एक जेनेटिक डिसऑर्डर हमें यूजुअली देखने को मिलता है ट्राइबल पॉपुलेशन में, वो है सिकल सेल एनीमिया। और यह क्यों सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ट्राइबल पॉपुलेशन में? क्योंकि वो मलेरिया प्रोन जोन में स्टे करते हैं। जैसे इरूला और गोंड जैसे ट्राइब्स जो हैं वो इस चीज़ को फेस करते हैं। जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ हैं वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है पॉलीएंडरस जॉनसेरी ट्राइब और संथाल्स में। पॉलीएंडरस मतलब कि जिसके पास मोर देन वन हस्बैंड हो एट अ टाइम। तो इन ट्राइबल पॉपुलेशंस में देखने को मिलती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज़। यहाँ पे ड्रग एडिक्शन भी देखने को मिलता है, जैसे कि ओपियम एडिक्शन देखने को मिलता है सिंगपू ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश में। अदर डिसीजेज़ की बात करेंगे तो लिप्रोसी, स्कीबीज, रिंगवॉर्म, एनीमिया जैसे भी इश्यूज देखने को मिलती हैं। तो इसके बीच जो है एक स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं? तो लो यूटिलाइजेशन ऑफ जो भी मॉडर्न हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, या रिमोट लोकेशन है जहाँ से हॉस्पिटल्स की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जो भी ट्रीटमेंट जो है एक्सपेंसिव हो चुका है, ये मेन रीज़न है हेल्थ या न्यूट्रिशन से रिलेटेड। लास्ट जो प्रॉब्लम है वो लिटरेसी और एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ट्राइबल जो है इंडिया में इलिटरेसी या फिर इनके पास लैक ऑफ एजुकेशन देखने को मिलता है। इसके लिए जो मेन कॉजेज़ हैं वो है पॉवर्टी, लैक ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज टीचर्स, और कंटेंट जो है वो ट्राइबल कल्चरल सेंसिटिव नहीं होता है, जिससे वो समझ नहीं पाते हैं उन कंटेंट्स को, और जो स्कूल सिचुएटेड हैं वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। तो ये सारे मेजर कॉजेज़ हैं लिटरेसी और एजुकेशन में कमी के लिए। अब ये जो भी हमने 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं? तो ये यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अपने आप को एलियनेशन फील कराता है, लेफ़्ट आउट फील कराता है कि वो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके लिए जो भी एजुकेशन, हेल्थ, जो भी चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। यहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, पॉलिटिकल मूवमेंट देखने को मिलता है, और एक्सट्रीम लेफ्ट जो है मूवमेंट्स भी देखने को मिलता है। रीजनलिज्म का इशू देखने को मिलता है, सेशनिज्म की इशू जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इससे जो है नेशनल इंटीग्रेशन में भी इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं ट्राइबल प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लैंड एलिनेशन के बारे में कि ये इशू क्या है लैंड एलिनेशन का। तो अगर ट्राइबल फैमिली के पास कोई अगर टेंजिबल एसेट है, जो फिजिकली प्रेजेंट एसेट है, तो वो होता है लैंड। और बहुत सारे रीजन की वजह से जो भी ट्राइबल की लैंड्स हैं वो एलिनेट हो रही हैं। अब ये लैंड ट्राइबल्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम देखें जो 90% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और उससे रिलेटेड जो भी एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन और उनकी इकोनॉमी जो है वो एग्रो बेस्ड है, और उनका जो सोशियो कल्चरल जो लाइफ है वो भी लैंड सेंटर्ड ही है। तो इसलिए ट्राइबल्स के लिए लैंड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द लैंड एलियनेशन की। तो यहाँ पे
जो प्रॉब्लम है वो अनवारंटेड ट्रांसफ़र का लैंड ऑनरशिप का है फ्रॉम द ट्राइबल टू द नॉन ट्राइबल, और इसी को हम लैंड एलिनेशन बोलते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज ऑफ ट्राइबल कल्टिवेटर्स हैं वो 68% से 54% रिड्यूस हो चुके हैं फ्रॉम 1961 टू 1981। तो ये एक डेटा देखने को मिलता है कि कैसे ट्राइबल कल्टीवेटर्स की संख्या कम हो रही है। एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन इंडिया की 70th रिपोर्ट बोलती है कि जो एससी और एसटी फार्म होल्डर्स हैं वो ओवर रिप्रेजेंटेड हैं अमंग द पुअरेस्ट क्लासेस विद द स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो भी इंडिया में पुअरेस्ट क्लासेस हैं जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है उसमें एससी और एसटी जो फार्म होल्डर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा है। तो इन पॉपुलेशंस में जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है कि पुअरेस्ट पीपल जो हैं विद द स्मॉल लैंड होल्डिंग्स जो है ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर हम 1961 और 2011 के सेंसस को कंपेयर करें तो हमें ये देखने को मिलता है जो कोई परसेंटेज ऑफ जो एसटी कल्टीवेटर्स हैं वो लगभग 35 पॉइंट्स जो हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, और जो एसटी एग्रीकल्चर लेबरर्स का परसेंटेज है वो 25 पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो कल्टीवेटर्स कम हुए हैं, लेबरर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे उनके फॉर्म होल्डिंग जो है वो कम हुई है। फर्दर जो स्टडीज़ हैं वो शो करती हैं कि 47% ऑफ जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ड्यू टू द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, तो उसमें 47% जो है वो ट्राइबल पीपल हैं। तो ये था मैग्नीट्यूड ऑफ द लैंड एलिनेशन। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में कि लैंड एलिनेशन के कॉजेज़ क्या हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो शॉर्टेज ऑफ द कैश क्रेडिट देखने को मिलता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट क्रेडिट एजेंसियाँ जो हैं अवेलेबल नहीं हैं। ये लोग जो हैं मनी लेंडर से बोरो करते हैं हाई रेट पे और अपने लैंड को ये एज अ कोलेट्रल रखते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए कि तराई रीजन में नए पंजाबी लोग जो है वो सेटल हुए थे उत्तराखंड में, और इन्होंने जो थारूज और जो भास्काज जो ट्राइब्स हैं उनको इन्होंने अनकंडीशनल लोन जो है वो प्रोवाइड कराया था। अब हुआ क्या कि जो ट्राइबल लोग थे ये लोग अपना लैंड लोन जो है वो रिपे नहीं कर पाए, और इसकी वजह से जो ये पंजाबी सेटलर्स थे इन्होंने उनके लैंड को ग्रैब कर लिया। तो ये रीज़न है लैंड एलिनेशन का। जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो ट्राइबल लैंड पे स्टार्ट कराए गए जिससे उनके लैंड को जो है वो ले लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ये प्रोजेक्ट्स थे इरिगेशन से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, एनर्जी जनरेशन से रिलेटेड। तो ये भी एक कॉज है। यहाँ पे कोई भी लैंड रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है ट्राइबल्स का, जिससे कि उनका राइट क्लेम किया जा सके उस पर्टिकुलर लैंड पे, क्योंकि ये जो लैंड होल्ड करते हैं ये कलेक्टिवली करते हैं ना कि इंडिविजुअली रहता है। तो कोई भी पर्सन जो है ये इंडिविजुअली क्लेम नहीं कर सकता इस लैंड को, और उसको ईजी होता है एलिनेट करना। जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, और जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं भी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो ये भी एक कॉज है। जो भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई हैं जैसे रोड्स या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, तो इसकी वजह से जो ट्राइबल लैंड्स हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लैंड ग्रैबिंग जो है वो बढ़ने लगा है। ट्राइबल पीपल जो है वो एक्सट्रीम एक्सपेंसेस करते हैं मैरिजेस पे, जिसकी वजह से उनको हाई इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ता है, और इसकी वजह से वो अपनी लैंड को जो है वो लूज़ कर देते हैं मनी लेंडर के हाथों। तो ये एक्सट्रीम एक्सपेंसेस कहाँ से आ गया मैरिजेस में? क्योंकि ये मेन पॉपुलेशन से अटैच हुए, ये मॉडर्न सोसाइटी को देख करके इन्होंने भी अपने यहाँ शादियों में खर्च करने ज़्यादा कर दिए। अब गवर्नमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं लैंड एलिनेशन के लिए? तो बहुत सारे स्टेट्स ने लीगल प्रोविजंस को क्रिएट किया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश शेड्यूल एरियाज़ लैंड ट्रांसफ़र रेगुलेशन 1949, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया था, और एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 जैसे कोड भी देखने को मिलते हैं। जो रिसेंटली एक एक्ट लाया गया लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 जो है ये इस डायरेक्शन में एक गुड स्टेप देखने को मिलता है। अब शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं इन गवर्नमेंट मेजर्स की? तो यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्टिव या रेडली अवेलेबल क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है देखने को नहीं मिलता है। जो भी स्टेट लॉज हैं
वो ये नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं कोई भी टाइम लिमिट कि कितने टाइम में जो भी एलिनेटेड लैंड ट्राइबल्स का लिया गया है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा, उनको वापस दे दिया जाएगा। एक टाइम पीरियड होना चाहिए इन लॉज में कि इतने टाइम पीरियड के अंदर जो है ये मैक्सिमम टाइम होगा उसमें उनका लैंड जो है वापस कर दिया जाए। सम टाइम जो लॉज हैं वो सेम सब्जेक्ट पे जो लॉज बनाए गए हैं वो अलग अलग स्टेट्स के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं एक दूसरे को लेकर के। जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके अंदर जो है वो विल और इंटीग्रिटी की कमी देखने को मिल रही है कि इन चीज़ों को ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। केस स्टडी की बात करेंगे तो दिव्या त्रिवेदी ने 2017 में एक केस स्टडी किया था कि एक मल्टीनेशनल फर्म था वेल्सपन। वेल्सपन ने 2013 में एक सोलर पावर प्लांट जो है वो सेटअप किया था नीमुच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में। इसके लिए इन्होंने 1600 बीघे लैंड जो है वो फोर्सिबली अक्वायर्ड किया था भील और गुर्जर फैमिलियों से, और इसके एवज़ में उन्होंने उनको जॉब और अदर प्रोमिसेस किए थे जो कि कभी रियल में इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं। और इसकी वजह से एक टाइम पे जो कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी थी वो आज के टाइम पे पॉवर्टी और कल्चरल इम्पोवरिशमेंट में देखने को मिलती है। तो ये केस स्टडी था दिव्या त्रिवेदी के द्वारा। रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो खाका कमेटी रिपोर्ट जो 2014 में आई हुई थी, इन्होंने कुछ मेजर्स बताएं जो कि लैंड एलियनेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और ये लॉज कौन कौन से हैं, जैसे पेसा जो कि 1996 में आया था। तो पेसा क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो ये सारे जो है लॉज का जो है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और उनके सारे लूप होल्स को जो है हटा देना चाहिए। जो नेशनल पॉलिसी ऑन द रिहेबिलिटेशन एंड द रीसेटलमेंट 2007 है उसका कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन होना चाहिए टू प्रोवाइड द लैंड फॉर द लैंड कंपनसेशन। तो इनका रिवीजन इसलिए होना चाहिए कि जो भी लैंड लिया जा रहा है ट्राइबल्स का उसके बदले में उनको लैंड दिया जाए। लैंड फॉर द लैंड कंपनसेशन ये होता है। और जो भी कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए वो भी प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। जो भी अनयूटिलाइज्ड लैंड है जो ट्राइबल से लिया गया है फॉर द डेवलपमेंट वर्क्स, अगर उस जगह पे डेवलपमेंट वर्क नहीं होता है या फिर एक्स्ट्रा जो भी ज़मीनें ली गई हैं जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ है उन ज़मीनों को ट्राइब्स को वापस कर देना चाहिए उनके रीसेटलमेंट के लिए। जो भी लैंड एक्विजिशन किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरियाज़ के लिए, और उस एरिया में अगर कोई भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है तो ग्राम सभा के कंसेंट से वहाँ पे रीसेटलमेंट का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर पॉसिबल है कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे रीसेटलमेंट करना चाहिए। जो भी फ्री लीगल सर्विसेज का प्रोविज़न है ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए वो प्रोवाइड करानी चाहिए बाय द नालसा और भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो नालसा क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि आर्टिकल नंबर 39A के अंडर में इसका प्रोविज़न है जो कि DPSP का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है। एक फॉर्मर कमिश्नर थे SC/ST के डॉक्टर BD शर्मा, इन्होंने बताया था कि हमारा विजन डेवलपमेंट का क्या होना चाहिए कि जब हम इंक्लूसिव मैनर में डेवलपमेंट को अचीव करें कंसीडरिंग द पेन ऑफ द अदर्स, जैसे ट्राइबल लोग हैं उनके पेन को भी कंसीडर करते हुए अगर हम कोई भी डेवलपमेंट वर्क जो है इंक्लूसिव मैनर में करते हैं तो ये असली डेवलपमेंट होता है। और इसके लिए हमें एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी या इंडेप्टनेस से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में जो कि ट्राइबल सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करती हैं। कॉजेज़ क्या हैं पॉवर्टी के लिए, तो जो भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स था उसका लॉस होना, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक्सेस था उसका लॉस होना, लैंड एलियनेशन, लार्ज नंबर ऑफ जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उसमें जो वेज अर्नर्स हैं उनको मिनिमम या फेयर वेज जो है वो ना मिलना, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसमें उसकी वजह से जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते हैं या फिर लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं इसकी वजह से ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, जैसा कि छोटा नागपुर वाले रीजन में देखने को मिला है। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन कराया जाता है
जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं कराया जा रहा है, इसकी वजह से पॉवर्टी क्रिएट होती है। जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है ट्राइबल्स का, उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो देखने को मिलता है। ये लिकर कंज्यूम करते हैं, इसके वजह से भी पॉवर्टी देखने को मिलती है। जो भी एक्स्ट्रावेगेंट जो एक्सपेंसेस हैं, इसके वजह से ये डेप्ट में चले जाते हैं और इसकी वजह से पॉवर्टी की इशू देखने को मिलती है। इलिटरेसी और लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो अनदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। गवर्नमेंट स्टेप्स की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को कम करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सिस्टम को क्रिएट किया है, फूड सिक्योरिटी एक्ट को इनेक्ट किया है, रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है और बहुत सारे फंड्स बनाए हैं जैसे बैकवर्ड रीजन ग्रांट्स फंड, जो कि उनके डेवलपमेंट में काम आते हैं। जो भी क्रेडिट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराई गई है थ्रू द कोऑपरेटिव्स। आरबीआई ने बैंक ब्रांचेस को सेटअप किया है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टू प्रोवाइड द लोन्स टू द ट्राइबल पॉपुलेशन। इससे क्या होता है कि मनी लेंडर से जो डिपेंडेंस है वो कम होती है। जंगल महल एक्शन प्लान जैसे प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन और सारंदा एक्शन प्लान जैसे प्लान का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जंगल महल एक्शन प्लान क्या था? यह एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ड्रिंकिंग वाटर, प्रमोशन ऑफ रूरल टूरिज्म जैसे डेवलपमेंट के लिए ये प्लान लाया गया था वेस्ट बंगाल में। सारंदा एक्शन प्लान जो है ये झारखंड के फॉरेस्ट एरिया के डेवलपमेंट के लिए लाया गया था। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 23 प्रोवाइड कराता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स लेबर से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, और जो 5th शेड्यूल है जो ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसके एवज़ में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इंडेप्टनेस को प्रिवेंट करने के लिए। और इसमें जो स्टेप्स लिए गए थे उसमें है बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976, पेसा 1996, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जैसे स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये इंडेप्टनेस होती क्यों है, डेप्ट में जाते क्यों हैं? तो इसका सीधा जो रेफरेंस है वो देखने को मिलता है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, और यहाँ पे जो पर्सन है वो ओवरलोडेड हो जाता है बाय द प्रेशर ऑफ डेप्ट और वह इससे बड़ी मुश्किल से ही बाहर आ पाता है। तो इंडेप्टनेस जो है ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डायमेंशन नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इश्यूज भी देखने को मिलता है। ट्राइबल्स जो हैं वो अपने लैंड पे डिपेंडेंट होते हैं लाइवलीहुड के लिए, और जब ये लैंड जो है एलियनेट कर लिया जाता है, जब इनसे ले लिया जाता है, जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो बैन कर दिया जाता है, तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक स्ट्रेस जो है वो देखने को मिलता है। लैक ऑफ टाइटल के चलते जो भी इनका लैंड पे ऑनरशिप टाइटल है वो इनको प्रोवाइड नहीं कराया जाता है और इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कराया जाता है, और ये चीज़ जो है उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से वंचित रखती है, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो लोन के लिए कोलेट्रल की डिमांड करती है, और इनके पास लैंड होने के बावजूद भी कोई भी लीगल ऑनरशिप टाइटल नहीं होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनको लोन देने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी कोलेट्रल या सिक्योरिटी नहीं होती हैं। ये किसी भी सेरेमनी के लिए बहुत सारे स्पेंडिंग करते हैं मनी का, और इसकी वजह से ये डेप्ट में आ जाते हैं। जो एक्साइज लॉ है उन्होंने इनका जो भी ट्रेडिशनल लीकर था उसको बनाने से बैन कर दिया है, जिसकी वजह से ये इंडियन मेड जो फॉरेन लीकर है IMFL है उस पर ये डिपेंडेंट हो गए हैं, जो कि इनको पॉवर्टी की तरफ पुश करता है और इससे इनका डेप्ट बढ़ता है। मनी लेंडर्स ने इनको बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कोलेट्रल या प्रोसीजर के जो है इनको लोन प्रोवाइड कराते हैं, और जब ये लोन वापस नहीं दे पाते हैं तो मनी लेंडर्स जो हैं वो उनके लैंड को ग्रैब कर लेते हैं, जिसके वजह से ये फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर का काम करते हैं। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने बहुत सारे लेजिस्लेशंस को इनेक्ट किया है टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द मनी लेंडर्स, जो कि बैकेंड किया गया है बाय द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो भी एक्टिविटीज़ ली गई हैं मनी लेंडर्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उसमें है उड़ीसा का मनी लेंडर्स एप्लीकेशन ऑफ द सर्टेन प्रोविजंस रेगुलेशन एक्ट 1950, बिहार मनी लेंडर्स रेगुलेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन एक्ट 1959, आंध्र प्रदेश शेड्यूल्ड एरिया मनी लेंडर्स रेगुलेशन एक्ट 1963 एक्सेट्रा।
तो इन पॉलिसीज़ में बहुत सारे लूप होल्स देखने को मिलती हैं और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो राइट स्पिरिट होना चाहिए उसका भी लैक देखने को मिलता है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म क्रेडिट विद द लो इंटरेस्ट रेट्स। तो यहाँ पे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कराना चाहिए जिसका इंटरेस्ट काफ़ी कम हो, जैसे कि सॉफ्ट लोन। और जो भी ट्राइबल्स की रिपेइंग कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए बाय द वेरियस कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस जो कि ट्राइबल वेलफेयर या डेवलपमेंट के फील्ड में काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़, लैम्प्स, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी पैक्स, इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और जो भी मेजर्स जो मनी लेंडर्स के लिए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और इस प्रोसेस को स्क्रैप करना चाहिए। यहाँ पे हम अगर केस स्टडी की बात करेंगे तो आर्ची रस्तोगी ने 2015 में एक केस स्टडी किया था कोल्टा ट्राइब ऑफ द जौनसरी बेवार एरिया जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ये कोल्टा ट्राइब है इनको लोकल हायरार्की में जो है वो लोएस्ट प्लेस पे रखा गया और उनको लैंड ऑनरशिप से जो है वो बैड कर दिया गया। इसके वजह से यहाँ पे पॉवर्टी देखने को मिली और इनको फोर्स किया गया टू बोरो द मनी फ्रॉम द राजपूत एंड द ब्राह्मण मनी लेंडर्स। और इन्होंने क्या किया कि बहुत ही ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट रेट जो है वो अप्लाई कर दिया। अब ये लोन को चुका नहीं पाए और इसके वजह से बॉन्डेड लेबर ये बन गए और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि ये डेब्ट के साइकिल में फंसे रह गए और इनकी जनरेशन्स टू जनरेशन जो ये इश्यूज़ है वो कोल्टा ट्राइब जो है वो बॉन्डेड लेबर की तरह काम करते हुए दिखे। रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो ट्राइबल को जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोऑपरेटिव्स में ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, माइक्रो क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करानी चाहिए और सोशल बैंकिंग जैसे फैसिलिटीज़ जो है उसको प्रमोट करना चाहिए ट्राइबल एरियाज़ में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स के लिए एग्रो बेस्ड और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए। मनी लेंडिंग के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनानी चाहिए और जो भी फर्म बॉन्डेड लेबर का यूज़ कर रहे हैं उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। जो भी ट्राइबल क्लेम है ओवर द लैंड या फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए और जो भी इलीगल या एलियनेशन हो रहा है उसका प्रिवेंशन होना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशंस दी गई। अब हम डिस्कस करेंगे लिटरेसी या एजुकेशन के स्टेटस को लेकर के अमंग द इंडियन ट्राइब्स। तो एजुकेशन जो है वो की कैटलिस्ट है डेवलपमेंट में ट्राइबल ह्यूमन रिसोर्सेज का, लेकिन फिर भी यहाँ पे लो रेट ऑफ लिटरेसी देखने को मिलती है और ये जो रीज़न है इसका वो है एक्सोजीनस या फिर एंडोजीनस फैक्टर। तो बहुत सारे इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्राइबल पॉपुलेशन में लो रेट ऑफ लिटरेसी देखने को मिलती है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। ट्राइबल सिचुएशन देखेंगे इंडिया में क्या है लिटरेसी को लेकर के, तो ट्राइबल्स जो हैं वो प्री लिटरेट ग्रुप्स हैं कि ओरली इनका लिटरेसी है लेकिन ये राइटिंग में इलिटरेट हैं। इनके पास सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है और मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। इसके अलावा जो इनका कम्युनिटी ओरिएंटेड वैल्यू सिस्टम है या जो ये स्पिरिट्स या मैजिको रिलीजियस प्रैक्टिसेस में विश्वास रखते हैं ये जो हैं वो सुपरस्टिशियस होते हैं, ये अंधविश्वास करते हैं और इनके जो लीडर्स होते हैं वो ट्रेडिशनल माइंडसेट के होते हैं। तो इसकी वजह से इन सारे रीजन की वजह से यहाँ पे लैक ऑफ लिटरेसी या एजुकेशन देखने को मिलती है। अब ट्राइबल्स के अमंग जो है एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है, उनकी नीड क्यों है, तो एजुकेशन जो है उससे नॉलेज बढ़ता है और नॉलेज जो है वो उनको इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है जिससे कि वो एक्सप्लॉयटेशन और पॉवर्टी से जो है अपने आप को फ्री कर सकें। तो इसके लिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है। इलिटरेसी की वजह से इग्नोरेंस क्रिएट होता है और इसकी वजह से जो भी नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं उसका एडवांटेज जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं ले पाता है और इस तरीके से जो भी एजुकेशन है वो इंश्योर करता है अवॉइडेंस ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन और डेवलपमेंट बेनिफिट्स को जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो ये था नीड ऑफ एजुकेशन। अब मैग्नीट्यूड डिस्कस करेंगे लिटरेसी से रिलेटेड। तो 2011 सेंसस के अनुसार जो लिटरेसी है अमंग द एसटी पॉपुलेशन वो लगभग है 59%।
और जनरल जो लिटरेसी रेट है वो है 73%। तो यहाँ पे एक लैक देखने को मिल रहा है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे लाइक नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, तो इन स्टेट्स की जो वो पॉपुलेशन है इनमें जो है हायर लिटरेसी रेट देखने को मिलती है, जो कि एक एक्सेप्शन है। जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जैसे जगहों पे साइजेबल एसटी पॉपुलेशन है जो कि रिमोट एरियाज़ में है, और इनके बीच जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो अगर हम लिटरेसी गैप देखेंगे जनरल पॉपुलेशन और एसटी पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे लगभग 18 to 26% जो है गैप देखने को मिलता है। और जो ट्राइबल गर्ल्स हैं उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा सीवियर है लिटरेसी को लेकर के। जो एसटी वीमेन हैं उनके अमंग जो लिटरेसी रेट है वो लगभग सिर्फ 50% हमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इंडिया में टोटल जो पॉपुलेशन है जिसमें लिटरेसी देखा जाए तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स को छोड़ करके इंडिया की कंडीशन काफ़ी सीवियर है लिटरेसी रेट को लेकर के ट्राइबल पीपल के बीच में। अब ट्राइबल एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो पॉवर्टी का इशू है, यहाँ पे फीलिंग ऑफ एलिनेशन देखने को मिलता है, बिलीफ पैटर्न का इशू देखने को मिलता है, जो कंटेंट है एजुकेशन का वो ट्राइबल रिलेटेड नहीं है, ये इशू देखने को मिलता है। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इनएडिक्वेट देखने को मिलते हैं, जो भी सपोर्टिंग सर्विसेज हैं उनमें भी कमी देखने को मिलती है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो लैंग्वेजेस हैं वो भी एक बैरियर देखने को मिलता है। एब्सेंटिज़म जो स्कूल्स में बच्चों का है वो भी एक इशू है। जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल नीड्स नहीं है, और जो डिस्टेंस है स्कूल की वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी ट्राइबल एजुकेशन से रिलेटेड। गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फॉर द स्पेशल केयर ऑफ द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसके लिए स्टेट्स ने जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, इंक्लूडिंग द रिजर्वेशन इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को स्टेब्लिश किया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को स्टेब्लिश किया है, मिड डे मील्स को प्रोवाइड किया गया है, और स्कॉलरशिप्स को प्रोवाइड कराया गया है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 46 के अनुसार करते हैं। केस स्टडी की बात करेंगे तो ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन जो है 2014 में एक स्टडी किया कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ के एक प्राइमरी स्कूल में एक केस स्टडी किया गया था कि सारे ही घसिया ट्राइबल स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक सिंगल ग्रेड में बैठाया जा रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस, कि उनको एक ही क्लास में बैठाया जा रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस, की चाहे वो कम एज के हों चाहे वो ज़्यादा एज के हों। और जो टीचर्स हैं वो मिनिमल अटेंशन देते हैं उन लोगों पे, और उनको डर्टी बोलते हैं, एक बिग प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी से कंबाइंड है, जिसकी वजह से स्कूल्स में हाई ड्रॉप आउट देखने को मिला और लो अटेंडेंस देखने को मिला, स्पेशली अमंग द गर्ल्स। तो ये केस स्टडी थी जो कि ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा किया गया था। रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द खाका कमेटी रिपोर्ट 2014 बहुत सारे मेजर्स लिए गए कि जो भी ट्राइबल सब प्लान है, टीएसपी फंड जो है उसका एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है वो यूज़ करना चाहिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। लोकल टीचर्स का रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और उन टीचर्स के लिए टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो ट्राइबल एरियाज़ में सेटअप करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे जेंडर फोकस की ज़रूरत है, सोशल मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, जिससे कि ट्राइबल गर्ल्स के बीच में जो है एजुकेशन को इनक्रेज किया जा सके। स्टूडेंट्स को रिटेन करने के लिए यहाँ पे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का प्रोविज़न होना चाहिए, लोकल कल्चरल एलिमेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम में, और उनके लिए हॉट ब्रेकफास्ट विद द मिड डे मील्स इन स्कूल्स में प्रोवाइड कराना चाहिए। अब हम पुअर हेल्थ या न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे अमंग द ट्राइबल्स। तो एज़ पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो हेल्थ है वो एक स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होता है। ट्राइबल पीपल ड्यू टू देयर रिलेटिव आइसोलेशन एंड मार्जिनलाइजेशन हाई लेवल का हेल्थ डिप्रेवेशन को एक्सपीरियंस किया है। अब हेल्थ इश्यूज़ की बात करेंगे तो इन ट्राइबल्स ऑफ जो इंडिया हैं वो सफ़र करते हैं मेनली फ्रॉम द डिसीज़ ऑफ अंडर डेवलपमेंट, डिसीज़ पर्टिकुलरली कॉमन इन ट्राइब्स, और डिसीज़ ऑफ द मॉडर्निटी से। अब डिसीज़ ऑफ अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, ये इंक्लूड करता है मॉल न्यूट्रिशन,
मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेबल डिसीजेज। इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है अमंग द एसटी वो लगभग 35.8 है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है नेशनल एवरेज के, जो कि है 18.4 अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। और जो 49% ऑफ द एसटी वीमेन हैं उनका जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, वो लेस देन 18.5 है, जबकि जो स्टैंडर्ड बीएमआई होता है वो 18.5 टू 24.9 देखने को मिलता है। और ये जो बीएमआई का डेटा दिया गया था, ये दिया गया था नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो रिपोर्ट 2009 के द्वारा। अब डिसीज़ पर्टिकुलरली कॉमन इन ट्राइब्स में बात करेंगे तो यहाँ पर सिकल सेल डिसीज़ जो है वो कॉमनली देखने को मिलता है। एनिमल बाइट्स या फिर एक्सीडेंट से रिलेटेड इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। जो डिसीज़ ऑफ मॉडर्निटी है उसमें हाइपरटेंशन, टोबैको या अल्कोहल एडिक्शन जो है वो देखने को मिलता है। कॉजेज़ क्या है हेल्थ इश्यूज़ के लिए? तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया में रहती है। यहाँ पे इंडोगेमी और इनब्रीडिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ जो है वो देखने को मिलते हैं। जो इकोनॉमी है वो प्रिमिटिव है, मीन्स जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही कंजम्पशन भी हो रहा है, और यहाँ पे कोई भी सरप्लस देखने को नहीं मिलता है। ये सुपर नेचुरल में बिलीव करते हैं और मेडिसिन मैन, सॉर्सरर और विच में बिलीव रखते हैं। यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्सनल का एब्सेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे पुअर अवेलेबिलिटी है वाटर की और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की। यहाँ पे जो भी पॉलिसी मेकिंग की जाती है उसमें ट्राइबल पार्टिसिपेशन का एब्सेंस देखने को मिलता है, डेप्ट का इश्यूज़ देखने को मिलता है, लैंड एलिनेशन की इश्यूज़ देखने को मिलती है, और एजुकेशन का इश्यूज़ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। केस स्टडी की बात करेंगे तो एक केस स्टडी की गई थी प्रफुल्ल दास के द्वारा 2016 में। इन्होंने देखा कि 19 जुआंग बच्चे जो थे, जो कि एक पीवीटीजी ग्रुप से बिलोंग करते थे और उड़ीसा के थे, पीवीटीजी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ये 3 महीने में 19 बच्चों की मौत हो गई ड्यू टू द क्रोनिक मालन्यूट्रिशन। और यहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पाया गया कि सिर्फ एक परमानेंट आंगनवाड़ी वर्कर था इस लोकल एरिया में, और जो नियरेस्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर था वो लगभग 40 किलोमीटर दूर था। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स थी उससे इन लोगों को एक्सक्लूज़ किया गया था, जिससे इनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता था, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। इसकी वजह से सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो है देखने को मिला था जुआंग्स के बीच में। रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो कि स्टार्ट किया गया है उसको ट्राइबल एरियाज़ को मिशन मोड में टारगेट करना चाहिए। जो भी ट्राइबल हेल्थ असेंबलीज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए फॉर द इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन एंड से ऑफ द लोकल्स इन डिसाइडिंग द हेल्थ पॉलिसीज़ एंड होल्डिंग द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल। तो लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए हेल्थ पॉलिसीज़ को बनाने में, और जो भी ऑफिशियल्स हैं इसके रिलेटेड उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। एम हेल्थ इनिशिएटिव और मोबाइल एयर डिस्पेंसरीज जैसे जो फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं इनको इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि इनका रीच बढ़ सके। अगर एक एग्जांपल देखेंगे तो इनकी रीच बढ़ने से क्या हमें बेनिफिट देखने को मिला है, तो खुंटी जो कि झारखंड में एक जगह है वहाँ पे एम हेल्थ एप्लीकेशन का यूज़ किया गया रूरल एरियाज़ में, और इसकी वजह से जो टीबी डिटर्मिनेशन है उसको इन्हेंस किया गया कि लोगों के बीच में ये अवेयरनेस हुआ कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको एनालाइज किया गया। जो भी सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ के लिए उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी ट्राइबल हीलर्स हैं जिनको वैद्य बोलते हैं उनको हेल्थ केयर सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या एएनएम हैं, जो भी ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स हैं, उनको ट्राइबल एरियाज़ में ट्रेन करना चाहिए और इक्विप करना चाहिए हायर लेवल पे। अब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि ट्राइबल एरियाज़ में हैं। तो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक लाइवलीहुड है ट्राइब्स का वो उनके नेचुरल सराउंडिंग से जो है एलिएनेटेड होता है। तो इनका जो एम होता है वो बेसिक सब्सिस्टेंस नीड को कंप्लीट करना होता है, लेकिन फिर भी जो ट्राइब्स हैं उनको फोर्स किया गया जॉब मार्केट में एंटर करने के लिए ड्यू टू द फोर्सेज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज़ देखने को मिला। स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर रिपोर्ट 2017 के अनुसार जो 80% ऑफ द एसटी वर्क फोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है। प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, और जो 44% है इन वर्क फोर्स में वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। और इसके अलावा जो 21% ऑफ द एसटी हाउस होल्ड्स हैं वो कैजुअल लेबर में इंगेज्ड हैं, जो कि हाईएस्ट अमंग द ऑल ग्रुप्स है। और इन ग्रुप्स के पास
लोएस्ट एनुअल इनकम भी देखने को मिलती है कंपेयरिंग टू द ऑल ग्रुप्स। तो ये स्टेटिस्टिक्स है ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड कि इनकी कंडीशन कितनी सीवियर है। कॉजेज़ क्या हैं इस चीज़ के लिए? तो पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, लो लेवल ऑफ लिटरेसी है, और एजुकेशन और स्किल स्टैंडर्ड्स जो है वो लो लेवल पर देखने को मिलता है। फेटलिस्ट एटीट्यूड है और इग्नोरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन की फेल्ड अटेम्प्ट्स देखने को मिलते हैं। अवेयरनेस कम है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लीगल राइट्स। आउटसाइडर्स के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। डेब्ट और पॉवर्टी से रिलेटेड इश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं। केस स्टडी की बात करेंगे तो बिलास सिंह ने 2018 में एक केस स्टडी किया था टी ट्राइब्स ऑफ द असम पे, और उन्होंने पाया कि लगभग जो टी ट्राइब्स हैं असम में लगभग 60 लाख हैं, और मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो टी स्टेट्स में रहते हैं। का जो काम है वो बैक ब्रेकिंग है, बहुत ही हार्ड है, और उनको लगभग 8 घंटे में 25 केजी जो है टी लिप्स को कलेक्ट करना होता है, और इसके लिए उनको बहुत ही मिनिमल डेली वेजेस जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं, लगभग 145 टू 167 रुपीज़ पर डे। उनका डिमांड है कि जो उनका डेली वेज है वो लगभग 350 रुपीज़ पर डे होना चाहिए, जो कि फुलफ़िल नहीं किया गया है। और उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, और उनके लिए इवन कोई बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं लाइक द ड्रिंकिंग वाटर। तो ये केस स्टडी जो है बिलास सिंह के द्वारा किया गया था 2018 में। रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे सेल्फ ग्रुप कॉन्सेप्ट या कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है उसके लिए एग्रो बेस्ड या फिर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को क्रिएट करना चाहिए। जो भी मोड्स ऑफ फार्मिंग है जो ट्राइबल वे में होता है उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और इको फॉरेस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। अगर केस स्टडी देखेंगे तो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहाँ पे पुरजा ट्राइब है, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सपोर्ट किया गया, और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो उनका क्रॉप यील्ड था वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा, और वहाँ पे हेल्दी एक सरप्लस देखने को मिला, जिसकी वजह से उनकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बढ़ गई। ट्राइफेड को अपने प्रोग्राम्स का एक्सपेंड करना चाहिए, स्पेशली फॉर द ट्राइब इंडिया ब्रांड जो कि यूज़ करता है ट्राइबल प्रोडक्ट्स का मार्केट करने के लिए। तो ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। जो भी पब्लिक सेक्टर में रिजर्व जॉब्स हैं एसटी के लिए, उनकी जो भी वैकेंसीज़ हैं उनको फुलफ़िल करना चाहिए। मनी लेंडर्स के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होना चाहिए ट्राइबल एरियाज़ में, और बॉन्डेड लेबर का जो प्रैक्टिस कर रहा हो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो भी ट्राइबल क्लेम है ओवर द लैंड या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए, और इलीगल लैंड एलिनेशन का प्रिवेंशन होना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स देखेंगे जो जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स ऑफ इंडिया के द्वारा फेस किया जा रहा है। तो जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स होते हैं इनको विमुक्त जाति भी बोलते हैं, और ये ओरिजिनली इनको क्रिमिनल ट्राइब्स जो है वो लिस्टेड किया गया था अंडर द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सीटी एक्ट ऑफ 1871 बाय द ब्रिटिशर्स। और ये जो इनको क्रिमिनल जो बनाया गया था वो बेसिकली नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए बनाया गया था। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे तो 1871 में ब्रिटिश राज में बहुत सारे जो फॉरेस्ट डिवेलिंग ट्राइब्स थे, नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ग्रुप्स थे, उनको बॉर्न क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया अंडर द सीटी एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इन ग्रुप्स को हेरिडिटरी क्रिमिनल बनाया गया, और इनको सर्वेलेंस, कन्फाइनमेंट और डिस्क्रिमिनेशन का इश्यूज देखने को मिला। बहुत सारी कम्युनिटीज़ के खिलाफ क्राइम रिकॉर्ड्स देखने को भी मिला, लेकिन इसके चलते सारे ही ट्राइब्स को इस एक्ट के अंडर लाना ये बहुत ही अनजस्टिफिकेशन था। इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा बावरी ट्राइब, कनवार, नायक और मुल्तानी ट्राइब। पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1952 में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इनको डीनोटिफाइड किया, और इस एक्ट का नाम चेंज करके हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट रख दिया। अब इस न्यू एक्ट में पूरे ग्रुप को ना कंसीडर करके ये इंडिविजुअल के लिए रखा गया जो भी क्राइम करेगा। अब प्रेजेंट सिचुएशन और केस स्टडी की बात करेंगे कि आज के टाइम पे इनका कंडीशन क्या है। तो आज के टाइम पे जो डीएनटी पॉपुलेशंस हैं वो लगभग 10 करोड़ हैं, और आज भी ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जो कि एक केस स्टडी में देखा जा सकता है बाय द विजय कोरा, जो कि 2017 में किया गया था। इस केस स्टडी में क्या था कि 14 जो डीएनटीज़ हैं अक्रॉस द 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, उसको 2013 में स्टडी किया गया,
और यहाँ पे पाया गया कि जो भी एक्स क्रिमिनल टैग लगा हुआ था ट्राइबल्स पे, उसकी वजह से वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, इवन अनटचेबिलिटी भी देखने को मिली। बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे वो बेगिंग में इंगेज हो गए और जो भी उनका नोमैडिक कल्चर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। जो मेजॉरिटी ऑफ ट्राइब्स हैं वो किसी भी वेलफेयर स्कीम में इन्वॉल्व नहीं है, ना ही उनके पास कोई भी एसटी या एससी सर्टिफिकेट है, ना ही राशन कार्ड है, ना ही आधार नंबर है। और दूसरी चीज़ यह है कि उनको कॉन्टीन्यूअस हरासमेंट फेस करना पड़ता है पुलिस के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ रैंडम इंक्वायरीज एंड द इन्वेस्टिगेशन ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल स्टिग्मा। तो उनके हिस्टोरिकल इश्यूज़ की वजह से आज भी उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है डीएनटीज़ को। क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो मिनिस्ट्री इंचार्ज है डीएनटी के वेलफेयर के लिए, और इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स को स्टार्ट किया गया, जैसे नानाजी देशमुख स्कीम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होटल्स, डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर द प्री एंड द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डीएनटी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कराया गया। जो भी नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड द डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है एनबीसी एफडीसी, उन्होंने बहुत सारे डीएनटीज़ को बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएं, लाइक स्किल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग एंड द हेल्थ कैंप फैसिलिटीज़। बजट 2019 ने अनाउंस किया फॉर द क्रिएशन ऑफ वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड। और ये क्यों क्रिएट किया गया था? टू इम्प्लीमेंट द वेलफेयर स्कीम्स फॉर द डीएनटीज अलॉन्ग विद द कमेटी अंडर द नीति आयोग टू आइडेंटिफाई द डीएनटी कम्युनिटीज येट टू बी गिवन द एसटी एंड द ओबीसी स्टेटस। तो वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड का क्रिएशन का अनाउंसमेंट किया गया विद द कमेटी, जो कि नीति आयोग के अंडर में होगा। और ये जो कमेटी है, ये जो बोर्ड है, ये आइडेंटिफाई करेगा डीएनटी कम्युनिटीज़ को जो कि अभी तक एससी एसटी या ओबीसी स्टेटस में इनको नहीं लाया गया है। रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो इदाते कमीशन रिपोर्ट 2018 में आई थी। उन्होंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए जिससे कि जो डीएनटी हैं उनको इंक्लूड किया जाए अंडर अ सेपरेट थर्ड शेड्यूल आफ्टर द एससी एंड एसटी। उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी चाहिए एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में। जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट है उसको रिपील करना चाहिए, जिससे कि जो भी इनका हिस्टोरिकल स्टिग्मा है उसको ख़त्म किया जा सके। उनके ट्रेडिशनल स्किल्स को प्रमोट करना चाहिए, जैसे जगलिंग या एक्रोबेटिक्स, विद द जो भी एंटी बैगरीज लॉ हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो सिस्टमेटिक पॉपुलेशन काउंट हुआ था डीएनटीज़ का 2021 सेंसस में, उसको कंसीडर करते हुए टारगेटेड पॉलिसीज़ और एक्शंस लेने चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।